नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं कौशल कुमार आपका क्रांति न्यूज़ चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और करता ही रहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के इतिहास की दुनिया पाठ जिसका भाग 2 पाठ प्रथम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो एनसीईआरटी में आपको तो इसी टाइटल के साथ मिल जाएगा। वैसे आप बिहार बोर्ड में पढ़ेंगे तो यूरोप में राष्ट्रवाद है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। इससे समझने के पहले यूरोप का मानचित्र आपके दिमाग में है ना, कि समझाना पड़ेगा। देखिए, हम इसका सारा जुगाड़ करके आपके लिए लाए हैं। देखिए, ये यूरोप है और यूरोप के कुछ देश हैं और यूरोप यह विश्व में कहाँ पड़ता है, तो इसको भी मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि इसका वीडियो मैंने पिछले ही, है ना, एक वीडियो इसके पर्पज में मैं डाल चुका हूँ। तो ये है यूरोप, ठीक है। और सारे कॉन्टिनेंट है, एशिया है, अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। इसमें मैं टाइम जाया नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आप पिछले वाला वीडियो को जाकर जरूर आप देखें, ठीक है। आपको अच्छे तरह से बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राष्ट्र क्या है। तो देखिए, राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्रवाद क्या है। तो पहले तो राष्ट्र समझना पड़ेगा। तो एक वैज्ञानिक, उनका नाम है अर्नेस्ट रेना, दार्शनिक थे। तो उन्होंने बताया कि देखिए भाई, उससे पहले बताने वाले लोग बताते हैं कि समान भाषा, समान नस्ल, समान धर्म, एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हम राष्ट्र कहते हैं। तो इन्होंने इस तर्क को तोड़ा और कहा कि नहीं, राष्ट्रवाद एक ऐसा विचारधारा है। देखिए, वाद से पहले समझते हैं तो सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या होता है ना, कि जिसके पीछे वाद जुड़ जाए ना, वाद वाद जुड़ जाएगा ना, तो एक एक आपसी स्नेह, है ना, परस्पर लगाव की भावना उत्पन्न हो जाता है। अब देखो ना, कहीं आप सुने होंगे जातिवाद, जाति के बारे में सोच रहा है। तो जैसे होता है ना कि कई लोग, मान लो कि किसी बड़े पद पर आसीन हो गए और मान लो कोई इंटरव्यू ले रहे, तो अब कोई फला दूसरा जाति का आ गया, तो पूछेगा कि कौन, क्या जी, क्या नाम है, आप पूरा नाम बताओ। हाँ, तो पूरा नाम पूछता है और नहीं हो बता पाओगे, मान लो कुमार उमार है, जैसे हमारा नाम कौशल कुमार है, हमसे भी लोग आदमी पूछते हैं कि बताओ तुम पापा का क्या नाम है। असलियत में वो पूछना चाहते हैं कि आपका जाति क्या है। कई बार बोल देते हैं, हम तो कह देते हैं कि नहीं यार, हमारे जाति से हम शिक्षक हैं। लेकिन तो वो उन लोग को मिर्ची लगता है बड़ा तेज। समझने का बात ये है ना, कि नहीं होता है कि बड़े पद पर आसीन हो गया, बाकी उसके दिमाग में वो जातिवाद वाला कीड़ा भरा ही हुआ है। वो आएगा तो कहेगा फलाना जात, इसको साइड करो, देखेगा कि आपन जाता, हाँ खींच लाओ, बाकी हम समझ लेंगे। तो उसके अंदर क्या है कि ये जातिवाद की भावना है। उससे भी एक डिग्री ऊपर देखोगे कि आप परिवारवाद का आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं होता है कि आप, अच्छा देखना, कभी इलेक्शन उलेक्शन के समय में आपको देखने को मिलेगा कि कई लोग होते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत मतलब कि एक होता है ना कि राजनीति के क्षेत्र में भी भाई मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। तो एक कई लोग हैं कि एक मान लो कि एक बड़ा मंच आपको तैयार करके देते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति का यहाँ पर है ना, राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री, ठीक है, कोई एक नेता बनने जा रहे हैं। तो कई लोग हैं इसमें जो परस्पर एक दूसरे से, है ना, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। साम दाम दंड भेद, चाहे जैसे भी हो, लोगों के बीच में वो रहकर उनके उनके कई 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 लोगों को तो कितना गाली, 10-10 गो बात तो सहना पड़ता है। लेकिन वो आखिरकार किस लिए खड़ा है, कि इतना मेहनत क्यों कर रहा है, कि एक-एक सीढ़ी, एक-एक पायदान चढ़ के जा रहा है कि भाई हमको हाँ, कोई राष्ट्रीय पार्टी हमको टिकट देगी। लेकिन ऐसा क्या होता है कि कभी-कभी देखा होगा कि नेता अपने मंत्री अपने बेटे को उतार देता है, हेलीकॉप्टर लैंडिंग हो गया। तो नहीं कहता, तो ये तो बीच बीच में ये सब जितने भी हैं, तो छाती फट-फट के रोएँगे कि आही दादा देखो, इतना मेहनत किए हम, ये जाके अपन लइकवे को बैठा दिया। तो अब वो अगर मान लो, जो इसमें दिक्कत क्या होती है कि उसके में ना तो योग्यता है, ना कोई कौशल है। फिर भी वो, हाँ, योग्यता के दम पर तो है नहीं, तो वो लोगों के बीच में गया नहीं, उनके तो उनमें कैसे आपसे ये कैसे लोगों को रखना चाहिए, कैसे लोगों को समझाना चाहिए, वो सब तो उसको पता ही नहीं है। कोई आएगा तो वो अकड़े में बतियाएगा, ठीक है। ये दिक्कत होता है कि इसमें आप देखेंगे कि परिवारवादी इसको कह सकते हैं, कि नहीं, कि मंत्री अपने बेटा को ही टिकट दे दिया तो परिवारवाद हो गया। तो ऐसे ही आप हर मतलब कहीं भी आप देख सकते हो। अब परिवारवाद, आप देखोगे राष्ट्रवाद, तो राष्ट्र मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम। राष्ट्र मतलब क्या होता है, राष्ट्र मतलब अपने देश को बढ़ाने को सोच रहा है, अपने देश को क्या कर रहा है, हमेशा बढ़ाने को सोच रहा है, इसको राष्ट्रवाद कह सकते हैं। तो इसे नहीं देखते हो कि मतलब मान लो अखबार है, पढ़ते हो, अखबार में टाइटल दे दिया है हथियारों का तुलना, ठीक है। तो पाकिस्तान में एक तरफ दे दिया, एक तरफ भारत। पाकिस्तान में दे दिया कि 5,000 टैंक है, तो आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ के अंदर से सॉफ्टवेयर लोड है बचपने से। आप ये नहीं, आपके अंदर से ही बात बैठा है कि अगर 5,000 है तो हमारे के यहाँ कम से कम 5,008, 5,010, 5,000 से ज्यादा ही होना चाहिए।
होता है कि नहीं? अगर वो दे देगा कि मिग 25 मिसाइल है उसके पास, तो अब हमरे चाहे हम लोग के दिमाग में यही आता है ना कि नहीं उसके पास मिग 25 है तो हमरे कहा मिग 28 होना चाहिए। तो ये सब काहे हो रहा है? जैसे कि हमारे अंदर अच्छा राष्ट्रवाद के बारे में राष्ट्रवाद जो होता है कि उस समय जिस समय यूरोप में फैला था उस समय लोगों के विचार में यही एक भावना थी कि राष्ट्रवाद सबसे अच्छी चीज होती है। सोचिए 1913 में जिस समय एशिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। उनको उस समय मतलब जापान में गए थे भाषण देने के लिए, तो उस समय पूछा गया कि राष्ट्रवाद कैसे है? तो कहते राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद से तो खराब कोनो चीजें नहीं होता है जी। अब सोचिए उनको कितना अंडा कितना टमाटर हाँ, खींच कर मारा गया होगा, वह तो समझ सकते हो कि नहीं? तो आज के डेट में कोई जिस समय राष्ट्रवाद चरमोत्कर्ष पर था, अब ऐसा कोई व्यक्ति कह दे कि नहीं राष्ट्रवाद सबसे बुरी चीज होती है, तो फिर लोगों का मतलब समझ रहे हैं कि क्या सोचेगा कि कैसे आदमी को हम लोग नोबेल प्राइज दे दी। लेकिन देखिए 1914 में तुरंत विश्व युद्ध हो गया, प्रथम वर्ल्ड वार हो गया कि नहीं? कहने का मतलब राष्ट्र का मतलब यही राष्ट्रवाद का मतलब यही नहीं है कि जैसे जर्मनी कब्जा किया, विश्व देश पर तो इंग्लैंड कब्जा किया, नहीं नहीं विश्व पर किया तो हम किस पर किए। पहले का राष्ट्रवाद में वही होता था। पहले अब हम लोगों में अंदर वो राष्ट्रवाद की भावना ही कहाँ थी? सोचिए जिस समय इंग्लैंड से ये सब अंग्रेज आए थे मुट्ठी भर और हमारे देश पर यहाँ बंगाल में कब्जा किया, कि अवध वाला बैठ के मुस्किया रहा था ठीक हुआ, यहाँ रजवा बड़ा बदमाश कर रहा था, वहीं से पकड़ ले रहा था। इधर मराठा वाला अपने अलगे खुश हो रहा है कि चलो ठीक हुआ, मारा इधर हाँ मुगलों को मार रहा है तो सही कर रहा है। तो धीरे धीरे देखते 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 अंग्रेज सब कब्जिया लेते तब फिर कहा कहा कि बड़ा बुरा हुआ हम लोग के साथ। तो दिक्कत तो यही थी कि हम लोग के अंदर वो राष्ट्रवाद वाली भावना थी ही नहीं। हम लोग अपने आप को एक क्षेत्र तक सीमित कर दिए थे कि नहीं? तो राष्ट्रवाद वाले भावना थी नहीं। वही 1942 में जब 1942 में कौन सा आंदोलन चला था? तो हम लोग देश आजादी के समय क्या सोच रहे थे? अंग्रेजों भारत छोड़ो एक नारा था कि नहीं? नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, महात्मा गांधी जी ने दिया था। क्यों अंग्रेजों भारत अब ये थोड़ी करते थे कि अंग्रेजों बिहार छोड़ो, अंग्रेजों बंगाल छोड़ो, अंग्रेजों उत्तर प्रदेश छोड़ो, ये सब तो नहीं करते थे ना। भारत छोड़ो, अब अंग्रेज भी पूछता था कहाँ से खाली करने था, भाई कहीं से नहीं, पूरा भारत छोड़ो, पूरा का पूरा भारत दो हमको। तो ये हमारे अंदर भावना देखिए राष्ट्रवाद की भावना ना बचपने से है। अब देखोगे कई बार मोहल्ला में होता है कि क्रिकेट मैच देख रहे हैं, लड़का सोच रहा है कि भारत पाकिस्तान से मैच है तो भारत जीते, है आखिर इसे तो देखते हो गए। अब भारत जीतने पर कोई कोई को तो मिठाइयों का बढ़ता है, तो उसमें बुढ़वा चाचा पूछ देते क्या हुआ? अरे तो भारत ने जीता है, तुमको कुछ मिल गया? वो कहता है कि मिला, अरे आप नहीं समझेंगे, वो हमको नौकरी से भी ज्यादा खुशी मिल गया, जो हम चाह रहे थे तो हमारा हो गया। ये मतलब समझ में आ रहा है कि राष्ट्र के प्रति उसको इतना प्रेम है कि नहीं? लेकिन कई लोग होते हैं अब जिस समय हाँ, क्या है मनोज जी पूछ रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ऐसा क्या? अरे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ऐसा बोला कि देखो हम लोग को एक अब सोचो कि होता है ना कि मान लो भारत है तो भारत है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि केवल अब कोई पुलवामा में हमला हो गया, पहलगाम में हमला किया आतंकवादी, कितना कष्ट होता है, कितना कष्ट होता है ना। वही इजराइल ने हमास पे इतना लोगों को मार दिया, 200-250 लोग बेघर हो गए, ये सब न्यूज में डेली पढ़ते हैं, तो उतना कष्ट होता है? नहीं ना होता है। नहीं होता है अब चाइना ताइवान पर हमला करके उसका क्षेत्र आधा हड़प लिया, ऐसा कब नहीं होता। और वही चाइना हमारे गलवान घाटी में घुसता है तो कहता है मारा चाइना फाड़ जाएगा रे, एकदम चाइना का तो चीनी ने घुर के पी जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कहने का मतलब कि हम लोग के अंदर वो भावना आ गई है कि हाँ हाँ सुनिए पूरी बात सुनिए। तो वो भावना बचपन से ही आई है, लेकिन हम लोग एक क्षेत्र के रूप में देख रहे हैं। जिस समय 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ, उस समय हमारा भौगोलिक क्षेत्र इतना था, तो हम लोग सोचते थे कि पाकिस्तान काबुल कंधार मकरान सब भारत का तो पहले ही से था। तो ये हाँ चंद्रगुप्त मौर्य को जो मिला था क्या बोलते थे तो कहने का मतलब कि जिस समय हमारा क्षेत्र बड़ा था, लेकिन अब हम लोग केवल इतने ही अपना भारत देश के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भौगोलिक क्षेत्र थोड़ा छोटा हो गया है कि नहीं? तो भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एक परस्पर एकता का जो भावना है ना, आपसी संबंध, आपसी प्यार मोहब्बत का जो भावना है, उसी को हम तो राष्ट्रवाद बोलते हैं, है कि नहीं? हाँ, सब लोग सोचे कि हमारा राष्ट्र आ गया, लेकिन उस समय उनका कहना था ना, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि हम लोग एक क्षेत्र को क्यों देख रहे हैं केवल, हम लोग पूरा पृथ्वी पूरा है, हमारा धरती पूरा है, धरती पर पूरा मानव है, सब हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग को आपस में लड़ना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं? कहीं अगर मान लो कि आपको कष्ट होना चाहिए कि मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान में भी कहीं पाकिस्तान वाला
तालिबान वाला आके बम फोड़ दिया तो ये कष्ट होना चाहिए कि नहीं नहीं अब ऐसे कैसे होता है, ठीक हुआ, बड़ा मार मार रहा था पाकिस्तान वाला, बहुत बदमाश, लेकिन अभी न हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रवाद सोचिए, इंटरनेशनल लेवल पर सोचिए आप, कि ये सब लड़ाई झगड़ा मारपीट करने से, बम गोला हथियार परमाणु बम बनाने से कोई किसी का भी फायदा होने वाला नहीं है। अभी कैसे हुआ है, अभी देखे है ना, लेकर, हाँ, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लेके चला गया, कौन, अमेरिका, ट्रम्प चाचा। तो यही है मदुरो जी को। तो ये गलत चीजें हैं। राष्ट्रवाद मतलब, राष्ट्रवाद अच्छी चीज है, लेकिन राष्ट्रवाद का मतलब ये थोड़ी है कि किसी का देश पर कब्जिया लो, ठीक है। तो राष्ट्रवाद में देखिए, उनका कहना था, अरनेस्ट टैगोर का, समान भाषा, समान नस्ल, समान धर्म से बने हुए क्षेत्र को ही राष्ट्रवाद नहीं बोल सकते। देखिए, राष्ट्रवाद में क्या होता है ना, कि एक लंबा प्रयास होता है, त्याग होता है, निष्ठा होता है, एक समर्पण की भावना होता है, तब राष्ट्र तैयार होता है, ठीक है। हाँ, राष्ट्र तैयार होता है। जिसमें अतीत में लोग समान अब जैसे हमारे यहाँ सुनते हो कि हमारे यहाँ के जो सभ्यता थे, हड़प्पा सभ्यता, विश्व की पुरानी सभ्यता, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता के भी समकालीन थी। तो कितना देख सुनकर ये गर्व महसूस होता है कि नहीं? मतलब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई से मतलब नहीं है। हम लोग को अंदर एक भावना तो हमारा देश ऐसा था, जिस समय हमारे देश में शून्य का आविष्कार किया गया आर्यभट्ट द्वारा। कितना मतलब एक खुशी उत्पन्न होती है कि नहीं होती है? चाहे कोनो भी क्षेत्र में हो, बंगाली हो, असामी हो, नेपाली हो, कहीं भी के हो। नेपाली तो अलग देश हो गया, खैर। तो वो हम लोग के अंदर वो भावना उत्पन्न होती है ना। आप इतने समझ लो कि जैसे मान लो कि आपके परिवार में आपके दादा परदादा मतलब कहा जाता है ना कि बहुत यशस्वी थे, बहुत शक्तिशाली थे, प्रभुत्वशाली थे, उन्होंने इतना जगह जमीन ऐसे ऐसे बहुत मेहनत करके ये मतलब बढ़ाया है। अब उसमें सब गौरव उत्पन्न सबके अंदर ये भावना आते थे, भाई हाँ, गर्विला महसूस करते हैं अपने आप को। लेकिन वही मैं आपके छोटका भाई का देखना है, बड़हू बेच दिए थे 4 कट्ठा जमीन, तो इससे तो बात, तब तो समान गौरव उत्पन्न नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? तो इसमें क्या होना चाहिए कि सबके अंदर वो भावना होनी चाहिए, है ना? जैसे वर्तमान में सबकी इच्छाएं समान होनी चाहिए, कि वो मतलब कहने का मतलब कि हमारे देश में क्या चीज होना चाहिए, अभी किस चीज को आगे बढ़ावा देना चाहिए, इकोनॉमिक क्षेत्र क्षेत्र में बढ़ावा जाना चाहिए या सैन्य क्षेत्र में बढ़ावा जाना चाहिए, तो इनकी इच्छाएं भी लोगों के एक समान हो। अगर वहाँ का शासन भी होता हो तो जनमत संग्रह के द्वारा हो, तो ऐसे हम क्षेत्र को या भौगोलिक क्षेत्र को हम राष्ट्र बोल सकते हैं, ठीक है। अब मान लो ना कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है, मान लो भारत का, और चला गया अमेरिका घूमने, तो अमेरिका में अगर मान लो कि गया घूमने, अब उसको देखा कि कोई हमारे से जैसा दिखा नहीं, तो उसमें एक देखा कि हमारे जैसा ढील ढाल, है ना, हमारे कद काठी, मतलब हमारे रूप रंग शारीरिक बनावट के जैसा एक व्यक्ति दिख रहा है, गया पास में धीरे से, और धीरे धीरे जन पे करते हो कि आदमी एक दूसरे से फिर हाँ, तो फिर कैसे इंटरेक्शन हुआ, कहाँ से भैया, तो भारत से, अच्छा अच्छा भारत से, अरे भाई आहा, फिर आइए ना बैठ के चाय पीते हैं। तो कैसे मतलब वो भारत छोड़कर कहीं विदेश में भी मिल रहे हैं, तो उनके अंदर वो भावना तो आ रहा है ना, कि हमारा अपनत्व का भावना आ रहा है कि हमारे देश का है कि नहीं? चाहे वो भले बिहार का हो या दूसरा तमिलनाडु का हो, नो मतलब नहीं है इससे। तो यही कहने का मतलब है। लेकिन अगर दूसरा है कोई व्यक्ति, तो मान लो गया है दूसरे देश में, भारत में से छोड़कर, मान लो कि कहीं इंग्लैंड विंग्लैंड घूमने के लिए चला गया, अब वहां पर भी कोई उसको व्यक्ति ऐसा मिल जाता है, लेकिन फिर उससे बात करता है, लेकिन पता चलता है कि मान लो ठीक है तमिलनाडु का है, लेकिन या केरल का है, कहीं का भी है, लेकिन उसको फिर वो उससे ज़्यादा मतलब साठ काट नहीं रखता है, क्यों? अगर मान लो वहीं पर कहीं एगो बिहारी भोजपुरी भाषी वाला मिल गया, तो तुरंत एकदम, अरे आइए ना, आइए महाराज, आइए बैठ के तनी सा, हाँ, चिकन बिरयानी खाते हैं, तो का है, ओकरे अंदर वो भावना नहीं है। जो अब ओकरे अंदर वो क्या चीज का भावना है, क्षेत्रवाद का भावना है। हाँ, राष्ट्रवाद का भावना नहीं होगा, तो एक क्षेत्र को तक अपना भावना सीमित कर दिया है, तो क्षेत्रवाद हो गया। उसी तरह होता है, जिसके अंदर अब नारीवाद, नारी के प्रति उसका मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो है ना? उसके बारे में कर रहा है कि नहीं, शिक्षा में भी स्त्रियों को ज़्यादा होना चाहिए, या सैनिक क्षेत्र में जाना चाहिए, चाहे को जो भी उस नारी को एक ऊँचे पायदान पर देखना चाहता है, तो वो नारीवाद हो गया। तो यही कहने का मतलब था। अब चलिए, आपको राष्ट्रवाद तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो अब शुरुआत करते हैं क्लास का। हाँ, तो अभी तक तो आपको बस हाइलाइट दे रहे थे कि भाई कैसे-कैसे राष्ट्रवाद क्या होता है ना? ताकि आप लोग समझ जाओ। चलिए, अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत हुआ, ठीक है? तो ठीक, चलिए। हाँ, तो अब चलिए हम लोग समझेंगे गौर से, ठीक है? सबसे पहले राष्ट्रवाद का स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ देखने को मिलती है? तो ये आपको देखने को मिलती है फ्रांसीसी क्रांति में। फ्रांसीसी क्रांति के समय।
तो फ्रांसीसी क्रांति के समय क्या हुआ था? देखिए, आप लोग सुने होंगे कि दुनिया में उससे पहले कोई भी ऐसा कोई राष्ट्रवाद का किसी के अंदर कोई बात या विचार नहीं था। राष्ट्रवाद जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होता है, आपको पता होगा इस समय एक नारा दिया गया होता है। कौन सा? स्वतंत्रता, समानता और और बंधुत्व, बंधुत्व, ठीक है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो स्वतंत्रता का मतलब इस समय ही आपको स्वतंत्रता का अर्थ है कि इस समय राजतंत्र का कब्र खोदने की बात की गई थी। राजतंत्र नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक हाँ, राजतंत्र की जगह लोकतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकतंत्र होना चाहिए। उस समय आप समझे होंगे कि एक विशेषाधिकार दिया जाता था। आपको पता है ना कि उस समय फ्रांस में जो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा होगा 9th में, तो उसको पता होगा कि 3 स्टेट में समाज विभक्त था। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, प्रथम और द्वितीय में कुलीन वर्ग जिसमें आते थे। इन लोग को ही क्या था कि प्रथम पादरी और द्वितीय वाला वर्ग था। तो इसमें क्या था कि इन लोग को एक विशेषाधिकार मिला हुआ था, शक्ति मिला था। इन लोग को कोई टैक्स वैक्स नहीं देना होता था, बल्कि वो टैक्स लेवे करते थे। तो हाँ, टैक्स किस पर देना होता था? केवल तृतीय स्टेट पर। तृतीय स्टेट के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो आपको पता होगा कि स्टेट जनरल का बैठक बुलाया गया कितना? 175 वर्ष बाद, 5 मई 1789 को। तो पता होगा कि सर्वसाधारण वर्ग से 600 लोग गए थे। 600 लोग गए थे कि नहीं गए थे? तो फिर भी उन लोग का बात नहीं सुना गया। तो उसी समय आपको बास्तिल दुर्ग का पतन आपको 1789 में आपको देखने को मिलेगा। तो सब निकल के एक पास में टेनिस का मैदान था, वहां पर अपने आप को, है ना, हाँ, मेरा बे और आबीसी ये सब दोनों मिलकर क्या करें, एक बैठक आयोजित करते हैं और उसको नेशनल असेंबली घोषित करते हैं। तो ये तो चीजें आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद सक्रिय निष्क्रिय करके आए थे। फिर इसमें भी आपको पता होगा कि उसके बाद नेपोलियन आता है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन क्या करता है कि एक नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता, मतलब अब नियम कानून बनाता है कि एक देश के लिए एक राष्ट्रीय मुद्रा होना चाहिए, यातायात व्यवस्था होना चाहिए, किसान गुलाम सबको मुक्त कर दिया था, किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिया था, सामंतों का शक्ति खत्म कर दिया था। तो ये लोकतंत्र के ही मतलब वो तो परिपक्ष में तो नहीं मतलब चाहता तो एक तरह से तानाशाही था, लेकिन किया कुछ बुजुर्ग मध्यमों के हित में कोई कानून बनाया था सब। तो ठीक है, यहाँ से तो आपको पता चला कि मतलब सबको समानता का भाव के रूप में देखना चालू कर दिया। और सब लोग एक दूसरे को अपना भाई, मतलब कहीं भी क्षेत्र में कहीं का कोई भी हो, लेकिन एक दूसरे को एकदम बंधुत्व की भावना में बन चुके थे। मतलब सब एक दूसरे को मतलब आपसी भाई बहन के मतलब जैसा होता है ना कि हम भारत में नहीं कहते एक कि भारत के दोस्त कहीं भी बाहर मिलेंगे तो आपसी उनके भावना है ना, एक एक प्रेम है ना, स्नेह है ना, बंधुत्व की भावना है ना, उसी को यहाँ पर वो एक नारा, यही तीनों नारा का यही शाब्दिक अर्थ निकलता था। ठीक है, कुछ मतलब राष्ट्रीय एकरूपता लाने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू किया गया। मतलब क्षेत्रीय बोली को बंद करके, मतलब एक एक राष्ट्र के तौर पर, है ना, राष्ट्रीय बोली को या फ्रांसीसी जो भी वहाँ पर बोला जाता होगा उसको प्रोत्साहन दिया गया। माप तोल का जो मुद्रा था, एक माप तोल का जो इकाई था, एक मतलब एक कपड़ा नापने का इकाई था एले। तो हर एक देशों में अलग अलग एले होता है। आप जब जर्मनी में एक पढ़े होगे तो पहले गलबेरी नामक संस्था के बारे में बताया था कि व्यापारियों की संस्था था। तो वे लोग एक थी, मतलब कहने का मतलब है कि होता है ना कि एक एक एले एक क्षेत्र में इतना है तो एक एले का माप एक क्षेत्र में इतना था। तो ये सब अलग अलग थी, इसकी इकाई भी अलग अलग थी। कानून को एक समान किया गया, एक समान, हाँ, सिमिलर बनाना है, वैसे सबके लिए समान कानून नियम लागू हुए। ठीक है, तो ये चीज हमने सीखा था ना। देखिए, आप लोग जब इतिहास में आप पढ़ेंगे पहला चैप्टर में एनसीईआरटी में, तो आपको ऐसे 2-4 लाइन पढ़ने के बाद नींद आ जाएगा। हाँ, पक्का है कि नींद आ जाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको मतलब कि इसको डिटेल में बताएं और हर एक चित्र से भी आपको अवगत कराएं। देखिए, इसमें आपको पहला चित्र में आपको ना देखिएगा फ्रेडरिक सरियू द्वारा तैयार किया गया श्रृंखला मिलेगी। इसमें 4 चित्र का एक श्रृंखला है। 4 चित्र कहाँ है, लड़का समझ नहीं पाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, यहाँ पर एक लंबी कतार, एक लंबी लाइन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। सभी सभी इसमें स्त्री पुरुष, हाँ, सभी वर्ग के महिला है, महिला पुरुष सब है, मतलब कि और सबके हाथ में एक अलग अलग देशों का झंडा है, ठीक है। तो ये आपको एक चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ, ठीक है। इसमें स्वतंत्रता की प्रतिमा बनाई गई है, एक महिला का चित्र है, जैसे हमारे यहाँ भी देखते हो भारत माता का ही चित्र बनाया जाता है, जिसके एक हाथ में ज्ञानोदय का मिसाल है ना, दूसरे हाथ में एक अधिकार पत्र है और हाँ, घोषणा पत्र है। और यहाँ पर कुछ दूसरा तो आप देख ही रहे हो लाइन वाला, तीसरा आप देख रहे होगे कि कहीं यहाँ पर राजा रानियों का जो अवशेष पड़े हैं, मतलब मुकुट उकुट का जो भी है, रसाई सामानों का। चौथा है कि फरिश्ते और ईसा मसीह खुद स्वयं
यहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये चार चित्रों का एक श्रृंखला बनाए थे। और उन्होंने उनका मतलब उनका कहना था ना ये कि एक उनके कहने का एक मात्र ये उद्देश्य था ट्रेंडी शरीफ द्वारा। देखिए कि इन्होंने चित्र बनाया था 1848, समझिए जब द्वितीय क्रांति हुई थी, तब तब की बात की मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने इनका क्या था, इसमें था कि विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक, प्रजा मतलब लोगों के द्वारा शासन अधिनियम चलाया जाए, सामाजिक गणराज्यों का, जहाँ पर गणराज्य मतलब राष्ट्राध्यक्ष भी है ना स्वयं चुने जाए। तो इसमें पहला चित्र में क्या है, स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में पड़े हैं। दूसरा जिसमें कि एक स्वतंत्रता का प्रतिमा आपको बताए हैं कि ज्ञानोदय का मिसाल लिया, दूसरा में चार्टर लिए हैं। यूएसए और स्विट्जरलैंड जो कि आगे हो चुके हैं, इसमें आप देखेंगे श्रृंखला में कि इस श्रृंखला में देखेंगे कि एक कुछ देश इसमें आगे निकल गए हैं। तो देखिए ये यूएसए है, स्विट्जरलैंड सब आगे निकल गए हैं, ठीक है। और दूसरा देखेंगे कि एक झंडा जो काला झंडा है, इसमें ये काला झंडा तथा लाल झंडा लिया है, जर्मनी है पीछे है। और साथ ही देखेंगे कि अभी-अभी वहाँ तक स्वतंत्रता की जहाँ प्रतिमा है, वहाँ पर अभी-अभी कौन पहुँचा है, फ्रांस। मतलब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उनको लोग कहते थे कि यूटोपिया है, मतलब कल्पना आदर्श है। मतलब ऐसा विचार सोच रहे हैं कि जो कि साकार होना लगभग असंभव है ना? लोग ऐसे बोलते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा जहाँ पे वो सोचते थे कि सबको एक मतलब कि सब देश आज़ाद हो जाएँगे, धीरे-धीरे सबके साथ ही ऐसा होगा। लेकिन हुआ आगे चल के, लेकिन ऐसा उस समय उनको लोग यूटोपियन बोलते थे, ठीक है ना? आप जब जर्मन में हाँ, जब आप जर्मन में आप पढ़ेंगे एकीकरण, तो आपको बताएँगे यूटोपियन यूटोपियन के बारे में, यूटोपियन किसे कहते हैं, ठीक है? अभी आपको बस इतने समझना है कि हाँ, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। देखिए, अब आपको मैं चाहता हूँ ना कि एक कुछ तथ्यों के साथ कुछ डेट हैं, आप बताएँ कि आपको क्या फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये सब चीज़ें जो बताए गए थे, आपको याद है? तो देखिए नेपोलियन थे, ये नेपोलियन, इन्हीं को तो बोला जाता है कि यूरोप में स्वतंत्रता का मतलब वाहक बोला जाता है ना। यही तो यूरोप मतलब 800 से भी अधिक टुकड़ों में विभाजित था, इसको एक करने का श्रेय इन्हीं को मिलता है। और भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। अब सोचिए समुद्रगुप्त इनसे बहुत पहले का है, लेकिन ये तो वही बात हुई ना कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपने गुरुजी का तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अब मान लो जो भी हम चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो हम किसी न किसी कहीं से न कहीं से अध्ययन किए हैं, या किताबें पढ़ी हैं, या फिर किसी अदक्ष व्यक्ति से ही सीख कर आपको बता रहे हैं ना। मान लो हम उन्हीं का, ठीक है, हम नाम ही ले लेते हैं। मान लो जो रामचंद्र सर जी के जैसा मान लो कि वो पढ़ा रहे हैं, और हम कुछ दिनों के बाद मान लो कि वो पढ़ाना बंद कर दिए किसी कारणवश, शारीरिक अव्यस्तता के चाहे जो भी है, अस्वस्थता के कारण। तो हमारा मतलब कुछ मतलब हम हमारे पढ़ाने का शैली उन्हीं के जैसा है, या कोशिश करते हैं कि बन चुके, लेकिन ऐसा मतलब उनका 0.5% भी मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन क्या हो कि अगर सब बच्चे पसंद करने लगे, हमारे जो हम समझा रहे हैं लोगों को समझ में आने लगे, ठीक है ना? आपको भी समझ आ रहा है ना? तो आने लगे तो कुछ दिन के बाद मान लो उनको लोग धीरे-धीरे भूल जाए, और फिर वो मतलब स्वस्थ होने के बाद पढ़ाना शुरुआत करते हैं, तो सब कहेगा कि देखिए ये मास्टरवा एकदम 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 डिट्टो पढ़ा रहा है कौशल सर जी के जैसा। कैसा होगा? कैसा मतलब तो भाई पदवी भी दिया जाता है तो बड़े लोगों का दिया जाता है छोटों को, है ना? तो भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को बोला जाता है। लेकिन अब छोटे से बड़े लोगों को बोलोगे पदवी दोगे तो फिर उल्टा हो जाएगा ना, जस्ट कहेगा कि कौशल सर जैसन अरे होना तो ये चाहिए कि राहुल चंद्र सर जी हैं और उनके जैसा पढ़ा रहा है, कि नहीं? ये समझ में आया? छोड़ो, नहीं समझ आया था। कहने का मतलब पदवी हमेशा, अब समुद्रगुप्त पहले के हैं, कहते हैं कि इनका घोड़ा 3-3 समुद्रों का पानी पीता था, बहुत वर्चस्वशाली थे, लेकिन उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। खैर कोई अलग बात है, ये अलग बात है। नेपोलियन तो यहाँ के हैं ना, गुप्त काल की मैं बात कर, तो मतलब 1812 में इन्होंने क्या क्या किस चीज का युद्ध, आपको याद होगा, 1812, 1813, 1814 इन्होंने मास्को अभियान किया था। और आपको पता है कि मास्को अभियान के तहत रूस कैसे अपनी मतलब इनको काफी इनको क्षति पहुंचा था। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय राष्ट्रवाद को ये मतलब क्या किए, क्रांति तो हो रहा था फ्रांस में, क्रांति का उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, मतलब क्रांति का इन्होंने एक एक अलग ही दिशा प्रदान कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये तो प्राप्त कर चुका था, लेकिन इन्होंने क्या किया, अगल बगल जितने भी देश थे सबको सबको वहां के जो जनता थी इनको
धड़ाधड़ संपर्क करने लगी कि भैया देखिए ना, हमारा देश में हीरा-जवाहर बहुत अपने आप को बहुत वो बन रहा है। आइए ना तनी ठीक कर दीजिए। इनका क्या तो कहें, इनके इनके फेवर में थे लोग, और लोग जितने बढ़ते गए, और ये एक-एक देश को विजिट करते गए। लगभग 40 देशों का ये कहा जाता है कि आधिपत्य था इनका इनका। और वहाँ से जो भी सामान जो भी चीज़ें जहाँ भी वहाँ से पैसा, धन, संपत्ति जो भी करते थे, वो अपने देश में आकर बढ़ाया करते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रवाद तो विकास तो कर ही दिए थे, लेकिन कहा जाता है कि आपने वो पिछले वाले वीडियो में बताया था ना कि एक वाक्य मिलता है कि नेपोलियन ने जिस अंडे को जन्म दिया, उसी अंडे का चूजा नेपोलियन को ही लोल मारने लगा। तो लड़का सोचता है कि अंडा नेपोलियन ही खाए भैया, नेपोलियन मुर्गा-उर्गा खाता है। तो जो नहीं पढ़ा तो नहीं समझ। अब इसका मतलब एक कहने का मतलब कि नेपोलियन ने जिस वृक्ष को लगाया, उसी वृक्ष का फल नेपोलियन का सिर को फोड़ दिया। अब एक मतलब कहने का एक तरीका है, कहने के बाद राष्ट्रवाद को जिसने जन्म दिया था, उसी मतलब अलग-अलग देश खुद नेपोलियन के खिलाफ होने लगे थे। क्योंकि शुरुआती के दिनों में नेपोलियन ने स्वतंत्रता के रूप में शुरुआत तो किया था, लेकिन अन्य यूरोपियन यूरोपियन देश जो थे, वे अब सोचते थे कि हमारा अपना पर्सनली एक अपना देश हो, हमारे ऊपर कोई किसी का भी प्रभुत्व ना हो, कोई हमारे ऊपर शासक ना हो। तो नेपोलियन एक तरह से उस समय तानाशाह जैसा बन चुका, क्योंकि वो सेना में जबरदस्ती भर्ती कराने लगा था। लोग उसको बढ़ा देता है, ऐसे-वैसे है। तो जो भी चीज़ें थी, वो इस तरह मतलब उनका सपोर्ट छूट चुका था, इसलिए उनको काफ़ी क्षति भी पहुँचने लगी। और मॉस्को अभियान तो अभी बता रहे थे ना। देखिए रूस को तो आपको पता है, रूस वो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है कि नहीं? और ख़ासकर साइबेरियन वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर मान लीजिए ये रूस का नक्शा है, ठीक है? तो नेपोलियन आपको ज़रा देखिए यहाँ से ले चलेंगे तो आपको शायद नक्शे से समझ में काफ़ी बेहतर तरीके से आए। देखिए देखिए, तो नेपोलियन तो अब यहाँ देखिए बहुत सारे देश को ये जीत चुके थे उस समय। तो कुछ कुछ है कि बाकी ये देश बच चुके थे, जैसे ऑस्ट्रिया ये अब इंग्लैंड, लेकिन अन्य सारे देशों पे इनका आपको पता भी होगा कि नेपोलियन उस समय कौन-सा नियम लाए थे, महाद्वीपीय व्यवस्था लाए थे कि अगर कोई देश इंग्लैंड के साथ व्यापार करता है तो उस पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाया जाएगा। मतलब हाँ, उसके साथ मतलब कि उसको हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा, है ना? जैसे अभी नए ट्रम्प चाचा लगा दिए हैं कि नहीं? टैरिफ-वैरिफ लगाकर एकदम बवाल मचाया था। तो उसी तरह तो नेपोलियन भी कहता था कि इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं करना था, तो सब भड़के हुए थे इससे। और इधर चले गए मॉस्को अभियान करने, और यहाँ पर बगल में स्पेन है। तो स्पेन का थोड़ा इसीलिए कहा जाता है कि स्पेन में बेलन का युद्ध जीत कर अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को ये कह दिया कि चलो तुम ही यहाँ का राज काज संभालो, और तब तक और इसको मार कर आते हैं। आप जानते हो रूस में बहुत कमजोर, मतलब वहाँ की सैनिक क्षमता उतना बढ़िया नहीं थी। रूस ने क्या किया, अलेक्जेंडर प्रथम रूस के जो थे, उन्होंने क्या किया, अपने ही सेना को धीरे-धीरे क्या कहें कि भैया ये जितने भी थे, कहते कि देखो जितना भी गाँव है धीरे-धीरे खाली करते रहो और पीछे घसकते रहो। नेपोलियन आगे बढ़ता रहा। नेपोलियन 5 लाख सेना लेकर चला था यहाँ पर युद्ध करने के लिए। 5 लाख में तो सीधे उसका मतलब कि लौटते समय खाली 50,000 सेना उसके साथ बची थी। कारण क्या था कि जहाँ से रूस पीछे हटते थे ना, उस गाँव को तबाह कर देते थे, जला देते थे। जलाते-जलाते पीछे हटते थे, और ये नेपोलियन पहुँच गया चुका था कहाँ तक? मॉस्को तक, रूस की राजधानी है ना, वहां तक पहुंच चुका था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ना, अब वो अपने साथ खाने पीने का सामान थोड़ी लेकर आया था, इतने बड़े तादाद में संख्या में लोग को लेकर आया था। यहाँ के लोग उसके साथ जो आए थे, चूंकि ये चला गया था साइबेरिया में, और जानते हो जो जहाँ का होता है ना, वहाँ का भौगोलिक परिवेश में वो अपने आप को ढाल लेता है। वहाँ के लोग ठंडी को बर्दाश्त कर सकते थे उतना, कि जितना ये यूरोपीय महादेश के नहीं कर सकते थे। ये जो फ्रांस से गए थे नेपोलियन के जो सैनिक थे, उतना ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इन लोगों को क्या होने लगी, मृत्यु होने लगी। और मृत्यु से इतनी महामारी फैल गई कि काफी लोग मारे जा चुके थे, समझ जाइए। तो हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि नेपोलियन का जो महाद्वीपीय व्यवस्था था, वो कहीं न कहीं असफल हो चुका था। और इधर इंग्लैंड बैठा के जोसेफ बोनापार्ट को गए थे, तो इंग्लैंड आकर इनको धर-धार तो फिर खाली करवा दिया। फिर इधर भी चले गए, और नेपोलियन को फिर आपको दूसरा 1813 में लिप्जिंग का युद्ध में इस सब देशों में मिलके क्या किया, इनको हरा दिया। लिप्जिंग का युद्ध कब हुआ था? 1813 में। लिप्जिंग लिप्जिंग का युद्ध। हाँ, इसमें सभी देश शामिल थे लगभग, कुछ देश को छोड़ा के, जैसे इटली उटली नहीं था, लेकिन
ऑस्ट्रिया, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी सब थे। और इनको सब मार के कहाँ भेज दिया सब? एल्बा द्वीप पर। एल्बा यही इटली के पास में एक छोटा-सा टापू है एल्बा। तो एल्बा द्वीप पर भेज दिया, कहा कि देखो शांति से रहिए, राजा हैं, राजा के जैसा आपको इसीलिए छोड़ दे रहे हैं। इनको भेज दिया कि आप यहीं पर रहिए। लेकिन इहो बेचारे को कहे कि अब कुछ चीज़ हार चुके हैं, बड़ा पछता रहे थे। लेकिन जानते ही हैं कि आदमी जब तक जिएगा तब तक कुछ न कुछ संघर्ष करता ही रहता है। फिर कहते कि कम से कम चलो कुछ नहीं तो फ्रांसवे सही, फ्रांसवे पे अपना कम से कम अधिकार तो करेंगे। फ्रांस के लिए फिर वो चले गए और यहाँ पर उनको सब दोबारा जब युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ था? वाटरलू का। वाटरलू बेल्जियम में है। वाटरलू, हाँ, यूरोप का अखाड़ा भी बोलते हैं बेल्जियम को। जैसा हरियाणा पानीपत है ना, अखाड़ा है हमारे यहाँ, तो यही है। नहीं, पानीपत में 3-3 को युद्ध हुआ। तो कहने का मतलब कि हाँ, हाँ। तो कहने का मतलब है कि वाटरलू में कहीं इनकी हार हो गई, करारा ही हार हो गई। और इनको सब भेज दिया कि देखो यहाँ से तो भाग के चले आ रहे हैं, इनको भेजा जाए सेंट हेलेना द्वीप पर। और सेंट हेलेना द्वीप से बाद वापस नहीं आ पाए। और चूँकि मार नहीं सकते थे क्योंकि राजा है ना, और इनके प्रशंसक भी बहुत ज़्यादा होंगे, समर्थक भी होंगे, तो मार देते तो कैसे हुआ था कि आप दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र को कैद करके सब अंग्रेजवा कहाँ भेज दिया? रंगून। मारना डायरेक्ट एक किसी को, देखो राजा है ना, राजा को मार देगा तो फिर जनता भी तो बगावत कर सकती है। तो यही था। और 1815 में इनकी हार होती है। और 1815 के बाद भी आपको याद होगा कि सब ये जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, क्या नाम था उसका बताओ? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर का क्या